दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ईवा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ी हुई होती है और अपनी आंखों के सामने शहर में परमाणु हमला होता हुआ देखती है। इन परमाणु से निकलने वाले फायर स्टॉर्म तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ईवा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे एक लड़का आता है और ईवा को अपने साथ लेकर बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर भागने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ईवा का बॉयफ्रेंड सैम है, जो उसे लेकर बिल्डिंग के बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पहले से ही 8 लोग और फंसे हुए थे। और इन्हीं में से हम मिकी नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि इसी बेसमेंट में रहता है। वो जल्दी से दरवाजे पर टेप लगा देता है ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। अब ईवा और सैम के अलावा यहाँ जो 7 लोग मौजूद थे, उनके बारे में हमें बताया जाता है, जिनमें एक लेडी मैरलीन अपनी बेटी वेंडी के साथ थी। इसके अलावा डेवलिन नाम का एक शख्स और 2 भाई जोश और एड्रियन। साथ ही यहाँ जोश का एक दोस्त भी होता है, जिसका नाम बॉबी है। मिकी इन सभी से कहता है कि यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं। कोई भी दरवाजे को तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि रेडिएशन क्लियर ना हो जाए। साथ ही वो आगे ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और बेसमेंट में रखा सामान अपने आप हिलने लगता है, जिसे देखकर ये सभी डर जाते हैं। लेकिन मिकी इन्हें बताता है कि शायद बिल्डिंग नीचे गिर गई है। और तभी जोश और बॉबी के ऊपर काफी सारी धूल गिर जाती है। इन दोनों को लगता है कि ये रेडिएशन डस्ट है, पर मिकी इनका कंफ्यूजन क्लियर करते हुए कहता है कि ये शेल्टर के अंदर की डस्ट है। वेंडी, जो कि अभी बहुत छोटी थी, वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और मिकी के पास आकर उससे कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, बल्कि उसे अपने घर जाना है। ये सुनकर मिकी उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो रेडिएशन की वजह से उसके बाल गिरने लगेंगे और उसकी बॉडी से स्किन भी मेल्ट होकर गिर जाएगी। मिकी की ये बात सुनकर अब वेंडी और ज्यादा डरने लगती है कि तभी मैरलीन उसके पास आ जाती है और मिकी को डांटते हुए कहती है कि ये एक छोटी बच्ची है, इसलिए इसके साथ इस तरह की बात मत करो। इसके बाद डेल्विन मिकी से आगे का प्लान पूछता है, पर वो उसकी बात का कोई भी ठीक जवाब नहीं देता। इधर ईवा इन सभी से इनके सेल फोन के बारे में पूछती है कि क्या किसी का फोन ऑन है। तब एड्रियन कहता है कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। जिसके बाद मिकी इन सभी को खाने के लिए बीन्स देता है, जिन्हें ये मजे लेकर खाने लगते हैं। अब डेल्विन एक रेडियो डिवाइस की हेल्प से बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी जोश मिकी से पूछता है कि हम बाहर कब जा सकते हैं। इस पर मिकी जवाब देते हुए कहता है कि जब तक मैं तुम लोगों से बाहर जाने का ना कहूँ तब तक तुम नहीं जा सकते हो। ये सुनकर जोश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त बॉबी को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, पर उसके दरवाजा खोलने से पहले ही मिकी उसके सामने आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर उसने दरवाजा खोला तो रेडिएशन अंदर आ जाएगा और फिर ये सब मारे जाएंगे। लेकिन जोश अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिस वजह से मिकी गुस्से में आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। पर जोश सही वक्त पर वहां से हट जाता है और फिर मिकी सभी को अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो इन्हें बताता है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था, वो मंजर काफी खौफनाक था, क्योंकि उस रेडिएशन की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए अगर ये गलती से भी अंदर आ गया तो हम सब भी मारे जाएंगे। मिकी की बात सुनकर ईवा उससे कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब इसके बारे में नहीं सुनना। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब वो चुपके से मिकी के पर्सनल रूम में जाती है, जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद हम सैम और ईवा को साथ में बैठे हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर सैम इस रिश्ते को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इधर जोश को जब मिकी खाना खाने के लिए देता है तो वो इसे देखकर कहने लगता है कि पता नहीं कब तक और यही बेकार खाना खाना पड़ेगा। ये सुनकर मिकी को गुस्सा आ जाता है, पर इससे पहले कि वो जोश से कुछ कह पाता, सैम मिकी से बहस करने लगता है और उसे कहता है कि हम कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हमें अब कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही मिकी एक जोरदार पंच सैम के फेस पर मारता है और दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वेंडी काफी ज्यादा डर जाती है। और जब मिकी की नजर उस पर पड़ती है तब वो उसके पास आकर उसे डरने से मना करता है और कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तभी सभी को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते ये लोग मेन डोर तक आ जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस दरवाजे के लॉक को कोई कटर मशीन से काट रहा है। पहले तो सबको लगता है कि शायद ये आर्मी है जो उनकी मदद करने के लिए यहाँ आई है, लेकिन जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो 5 सोल्जर्स रेडिएशन सूट पहने हाथ में गन लिए अंदर आ जाते हैं और इन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। पर इस वक्त मिकी यहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही अंदर चला गया था।
ये सोल्जर्स वेंडी को उठा लेते हैं और उसके गले पर एक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं और फिर उसे एक प्लास्टिक बैग में पैक करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर मैरिलिन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, पर उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी 2 सोल्जर्स वेंडी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और बाकी के 3 सोल्जर्स इन लोगों को शूट करने लगते हैं। इससे पहले कि वो इनमें से किसी की जान ले पाते, जोश इनकी तरफ एक टेबल उछाल देता है और मौके का फायदा उठाकर सब भागने लगते हैं। इसके बाद मिकी जल्दी से बाहर आकर एक सोल्जर को मौत की नींद सुला देता है और डेल्विन भी एक सोल्जर को मार देता है। अब इस बेसमेंट में सिर्फ एक ही सोल्जर बचा था जो यहाँ वहाँ घूमकर छुपे हुए लोगों को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर सैम पर पड़ती है, जिसे शूट करने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ता है, मिकी उस सोल्जर पर गोलियों की बौछार कर देता है। लेकिन इस सब में एड्रियन को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है। इधर ईवा जल्दी से सैम के पास जाती है क्योंकि इस हादसे की वजह से सैम काफी ज्यादा डर गया था। इसलिए ईवा उसे शांत करने के लिए उससे कहती है अब सब ठीक है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर हम डेल्विन को देखते हैं जो कि एक सोल्जर का सूट उतार लेता है और उसका फेस देखने के बाद सबको बताता है कि ये एक एशियन सोल्जर है और ये नॉर्थ कोरिया से हो सकता है। पर मिकी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी अरब देश का काम है। इसी दौरान जोश की नजर मैरिलिन पर पड़ती है जो कि मेन डोर को खोलने के लिए जा रही थी। ये देखकर वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है। इसके बाद ये सभी मिलकर तीनों सोल्जर्स की बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर देते हैं। वहीं डेल्विन रेडियो पर सिग्नल सर्च करने की कोशिश करता है ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन मिकी उसे रेडियो बंद करने के लिए कहता है क्योंकि इससे ये मुसीबत में पड़ सकते थे। इसके बाद ईवा मैरिलिन के लिए खाना लेकर स्टोर रूम में जाती है कि तभी यहाँ बॉबी आ जाता है और वेंडी का टॉय इनके सामने फेंक कर चला जाता है, जिसे देखकर मैरिलिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब ईवा उसे गले लगाकर हौसला देती है। इधर हम देखते हैं कि अब ये सभी मिलकर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बाहर मदद मांगने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि एक ही रेडिएशन सूट है और बाकी के 2 डैमेज हो गए। इस पर ईवा कहती है कि मैं बाहर जाकर हेल्प ला सकती हूँ, पर मिकी को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जोश को भेजने का फैसला करता है क्योंकि वो अपने भाई एड्रियन के लिए जरूर वापस आएगा। जिसके बाद जोश सूट पहनकर रेडी हो जाता है। तब मैरिलिन उसके पास आकर उससे कहती है कि वो वेंडी को सही सलामत वापस लेकर आए। ये सुनकर जोश उससे प्रॉमिस करता है और मेन डोर ओपन करके एक टनल से होते हुए एक लैब में पहुंच जाता है, जहां उसे 2 साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो इसी तरह का रेडिएशन सूट पहने हुए थे और कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक ट्रे पर जाती है जिसमें काफी सारे बाल रखे हुए थे, यानी ये रिसर्च इंसानों के ऊपर ही की जा रही थी। जैसे ही जोश आगे बढ़ता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कुछ बच्चों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा गया है, जो कि एक तरह का कैप्सूल है और उन बच्चों में एक वेंडी भी है जिसके सारे बाल निकालकर उसकी आंखों पर बैंडेज लगा दिया गया है। साथ ही मुंह में एक ट्यूब भी लगा हुआ था जिसके जरिए वो सांस ले रही थी। जोश वेंडी की ये हालत देखकर काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन बच्चों पर इतनी खतरनाक रिसर्च कौन कर सकता है कि तभी एक सोल्जर की नजर उस पर पड़ जाती है और जैसे ही वो जोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जोश उसे धक्का देकर भागने लगता है और भागते भागते 2 सोल्जर को शूट कर जल्दी से शेल्टर के अंदर पहुंच जाता है और सबको बाहर के हालातों के बारे में बताता है। साथ ही मैरिलिन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो वेंडी को वापस नहीं ला पाया। ये सुनकर मैरिलिन काफी ज्यादा रोने लगती है, पर इतने में ही इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब ये जाकर चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि कुछ सोल्जर बाहर से डोर को वेल्डिंग कर रहे हैं ताकि अब कोई भी बाहर ना आ सके। ये जानने के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम ईवा को एड्रियन का बैंडेज करते हुए देखते हैं और दोनों की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई बात नहीं की। पर आज ईवा को एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी यहाँ सैम आ जाता है जो ईवा को अपने साथ ले जाता है। इन सभी को अब इस शेल्टर में रहते हुए करीब 1 हफ्ता बीत गया था और अब सोल्जर्स की बॉडी भी सड़ने लगी थी, जिस वजह से पूरे शेल्टर में बदबू उड़ रही थी। ये देखकर मिकी कहती है कि हम इनकी बॉडी के टुकड़े करके इन्हें सेप्टिक टैंक के रास्ते से बाहर फेंक सकते हैं और वो ये काम बॉबी को सौंपता है, जिसे पूरा करने के बाद वो उन टुकड़ों को सेप्टिक में डाल देता है। इधर हम डेल्विन को चुपके से मिकी के रूम में जाते हुए देखते हैं। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि मिकी इन लोगों से खाना छुपा कर रखता है और फूड शॉर्टेज की बात झूठी है।
इसलिए डेल्विन सभी को मिकी के कमरे में बुला लेता है, जहां ईवा की नजर दीवार पर लगे 9/11 अटैक के पुराने अखबार पर जाती है। साथ ही वो मिकी की वाइफ और उसकी बेटी की भी तस्वीर लगी हुई देखती है। इतने में ही यहाँ मिकी आ जाता है और जब वो इनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तब एड्रियन उसे बताता है कि हम यहाँ खाने की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर मिकी को गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि यहाँ कोई फूड नहीं है, जो कुछ बचा था सब खत्म हो गया। इस पर डेल्विन अब सभी को इस रूम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इधर हम मैरिलीन और बॉबी को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब ये दोनों एंजॉय कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ ईवा आ जाती है और मैरिलीन से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी के बारे में उससे कुछ बात करना चाहती है तो कर सकती है, पर बॉबी उसे भी अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस वजह से ईवा गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। वहीं रूम में हम जोश, डेल्विन और एड्रियन को मिकी से लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि उसने फूड छुपा दिया है और वो किसी को बता नहीं रहा है, जिस वजह से मिकी गुस्से में जोश को पंच मार देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद डेल्विन लॉकर से अपनी गन निकालने के लिए जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। डेल्विन अपनी गन लेकर जल्दी से मिकी के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे ईवा देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इस बात से अनजान अब डेल्विन मिकी के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है और तब उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जहाँ मिकी ने बहुत सारा फूड स्टोरेज करके रखा हुआ था। तभी यहाँ मिकी भी आ जाता है और डेल्विन से गन छीन कर उसे शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। वहीं ईवा भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो जल्दी से सभी को मिकी के कमरे में ले आती है, जिसके बाद ये लोग मिकी को पकड़कर उसे एक चेयर से बांध देते हैं और उससे कमरे का कॉम्बिनेशन लॉक पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। पर जैसे ही जोश उसे डराने के लिए उसकी एक उंगली काटता है, वैसे ही मिकी उन्हें लॉक के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर ये सभी मिलकर उस रूम को ओपन करते हैं, जहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था। खाना लेने के बाद जोश मिकी को इसी रूम में बंद करके यहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और अब शेल्टर के अंदर रहने के बाद भी इन लोगों पर रेडिएशन का असर होने लगा था। सबके बाल झड़ने लगे थे और चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। साथ ही सभी अपना मेंटल कंट्रोल भी खो बैठे थे। तभी ईवा यहाँ से उठकर मेन डोर के पास जाती है और उसे जोर जोर से पीटने लगती है, क्योंकि अब वो इस चार दीवारी में रह रहकर परेशान हो चुकी थी। कि इतने में ही उसके पास सैम आ जाता है और उसे सिड्यूस करने लगता है, पर ईवा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे धक्का देकर यहाँ से चली जाती है। कि तभी उसकी नजर रूम में जोश, मैरिलीन और बॉबी पर पड़ती है, जो तीनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर ईवा कुछ देर उन्हें ऐसे ही देखती रहती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसके सामने एड्रियन आ जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके लिए वो भी राजी हो जाती है और दोनों एक जगह बैठकर ड्रिंक करते हुए बात करने लगते हैं। पर बातों के दौरान ईवा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ सिर्फ एड्रियन ही है जो उसे समझता है। इधर हम मैरिलीन को रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे बॉबी और जोश ने बुरी तरह से फिजिकली टॉर्चर किया था। वो ईवा के पास आकर उसके सामने काफी रोती है और उससे कहती है कि मैं अब ये सब और नहीं करना चाहती। अब ये दोनों बात कर ही रही थी कि जोश और बॉबी दोनों यहाँ आ जाते हैं और जबरदस्ती मैरिलीन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस दौरान वो काफी चीखती है, चिल्लाती है और ईवा उसकी हेल्प करने के लिए भी जाती है, पर एड्रियन उसे रोक लेता है। अब जोश और बॉबी ने फूड स्टोरेज रूम पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, जिनके पास ईवा जब खाना लेने के लिए जाती है तब जोश उसे पहले इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बिना खाना लिए ही वहाँ से बाहर आ जाती है। कि तभी यहाँ एड्रियन भी आ जाता है, जिसे जोश बताता है कि आज से खाना बांटने का काम मैं करूंगा। इस पर एड्रियन उसे कहता है कि यह पूरे ग्रुप का राशन है, लेकिन जोश उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। इधर ईवा जब मिकी को रूम से बाहर लेकर आ रही होती है तब वो उसे रस्सी खोलने के लिए कहता है। इस पर वो उसे मना कर देती है, क्योंकि मिकी ने खाने की बात छुपाकर सबको धोखा दिया था। हालांकि मिकी इसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं सब कुछ बताने ही वाला था, पर मुझे डर था कि कहीं सबकी नीयत खराब ना हो जाए। इसके बाद वो ईवा को अपने पास बुलाता है और उसके कान में बताता है कि फूड स्टोरेज रूम में गन रखी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये जानने के बाद ईवा सैम के पास जाती है और इस काम में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि स्टोरेज रूम में हमेशा बॉबी और जोश मौजूद रहते हैं, इसलिए वहां से गन निकालना थोड़ा मुश्किल था। पर सैम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो ईवा से कहता है कि हो सकता है कि मिकी ने तुमसे झूठ बोला हो, और इतना कहकर सैम जोश और बॉबी के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। ईवा भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर वो उसे देखकर नजरअंदाज कर देता है। कि तभी ईवा की नजर एक कोने में बैठी मैरिलीन पर पड़ती है, जिसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था।
यहाँ तक कि उसकी नाक और मुंह से भी खून निकल रहा था। जिसके बाद जोश ईवा को भी अपने साथ ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए अप्रोच करता है। तभी वह ट्रुथ चूज करती है और जोश के सामने सैम के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है। इस पर ईवा हाँ में जवाब देती है। फिर जोश एड्रियन का नाम लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे भी पसंद करती है। इस पर ईवा हाँ में जवाब देती है और जोश एड्रियन का नाम लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे भी पसंद करती है। इस पर ईवा हाँ में जवाब देती है। फिर जोश एड्रियन का नाम लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी उसे पसंद करती है। इस पर ईवा कहती है कि तुम अपना सवाल पहले ही पूछ चुके हो। इस तरह इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद सैम जोश को शांत होने के लिए कहता है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो सैम को डेल्विन के लाश के टुकड़े करने का डेयर देता है। हालांकि ईवा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और डेल्विन की बॉडी के पास चला जाता है, लेकिन वो उसके टुकड़े नहीं कर पाता। ये देखकर जोश उसका हाथ मोड़ देता है और ईवा से इस काम को पूरा करने के लिए कहता है। साथ ही ये वार्निंग भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सैम का हाथ तोड़ देगा। मजबूरन ईवा को डेल्विन की बॉडी काटनी पड़ती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जोश अपने बालों को ट्रिम कर रहा है, जिसके बाद वो बॉबी के बालों को भी काट देता है। शायद अब इन दोनों को पता चल चुका था कि इनकी जिंदगी बस कुछ दिनों की ही मेहमान है, क्योंकि रेडिएशन का असर अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद बॉबी लड़कियों के कपड़े पहन लेता है और पूरे फेस पर मेकअप लगा लेता है। वहीं ईवा मिकी के पास जाकर उससे गन के बारे में पूछती है। इस पर मिकी उसे बताता है कि वो एक लाल बॉक्स में रखी हुई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगी वो सही करोगी। इसके बाद मिकी ईवा को इस शेल्टर से निकलने का एक और रास्ता बताता है, जो सेप्टिक से होकर गुजरता है, यानी कि टॉयलेट से। मिकी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो इस गंदगी को तैर कर पार करना होगा। ये सुनकर ईवा स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है, पर यहाँ बॉबी और जोश पहले से ही मौजूद थे, जो ईवा को सिड्यूस करने लगते हैं। कि तभी ईवा की नजर उस लाल डिब्बे पर पड़ जाती है, लेकिन इन दोनों के रहते वो उसे हाथ नहीं लगा सकती थी। साथ ही वो बेड पर मैरिलिन की बॉडी पड़ी हुई देखती है, यानी इन दोनों ने उसे भी मार दिया था। ये सब देखने के बाद अब ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो यहाँ से भागकर एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। कि तभी वो अपने बालों को नोटिस करती है, जो रेडिएशन की वजह से गिर रहे थे। यानी अब ईवा को जो भी करना था वो जल्दी करना था। इतने में ही शेल्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और बॉबी उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर ईवा जोश के पास चली जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। साथ ही उसे कमरे से बाहर निकलकर इंटीमेट होने के लिए कहती है। दरअसल ये ईवा का एक प्लान था, ताकि सैम रूम में आकर गन ढूंढ सके। प्लान के मुताबिक सैम भी जल्दी से यहाँ आ जाता है, पर जब रूम का लॉक खोलने की कोशिश करता है तब वो खुलता नहीं है। इतने में यहाँ बॉबी आ जाता है और सैम को बताता है कि उसने और जोश ने कुछ दिन पहले ही कमरे का लॉक चेंज कर दिया था। इसके बाद वो सैम से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो उसे झूठ बोलते हुए कह देता है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना लेने आया था। ये सुनकर बॉबी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए पीछे मुड़ता है तो सही मौका देखकर सैम डिब्बे में से गन निकाल लेता है, लेकिन वो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिसे बॉबी भी देख लेता है। इधर ईवा के साथ जोश जबरदस्ती इंटीमेट होता है कि तभी एड्रियन आकर उसे बचा लेता है और सैम बॉबी को गन पॉइंट पर बाहर ले आता है। ईवा सैम से बॉबी को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो गलती से एड्रियन को शूट कर देता है, जिसके बाद जोश सैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और भागकर मिकी के पास पहुंच जाती है। जोश भी उसके पीछे जाता है, लेकिन मिकी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इधर ईवा जल्दी से रेडिएशन सूट पहनकर सेप्टिक को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ देती है और टनल में कूद जाती है। ये सब मिकी भी देख रहा होता है, जो हल्की सी मुस्कान के साथ आखिरी बार अपनी वाइफ की फोटो देखता है। इधर ईवा बाहर का नजारा देखकर काफी इमोशनल होती है, क्योंकि पूरा शहर जलकर राख हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।